शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पीआईबी से कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, इसलिए हम आज देखेंगे सीधे द हिंदू की न्यूज़। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड। इसमें बताया जा रहा है कि देखो, मुल्ला पेरियार डैम जो बनाया गया था वो अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया गया था। ठीक है, ये स्थित है केरल में, लेकिन इसको कंट्रोल करता है तमिलनाडु। ठीक है, अब केरल हमेशा ये चाहता है कि इसका जो जल स्तर है ना, एक लेवल से अधिक ना हो। यदि एक लेवल से अधिक हो जाएगा तो इसका जो आसपास वाला एरिया है केरल का, जहाँ लोग रह रहे हैं, वो एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग जो है बाढ़ से प्रभावित होंगे, पानी यदि उसका एक लेवल से बढ़ता है तो। अब दूसरी बात ये है, नीचे तमिलनाडु वाले एरिया में यदि ज़्यादा पानी होता है, बारिश ज़्यादा हो जाती, यहाँ वाटर का लेवल ऑलरेडी से यदि बढ़ जाता है यहाँ की नदियों में, नहरों में, और दूसरी बात है पानी ऑलरेडी से इस डैम से यहाँ पर पहुँच रहा है, पानी इस डैम से पहुँच रहा है, तो अब और भी ज़्यादा इसका जो वाटर लेवल है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तमिलनाडु का। इसलिए क्या काम कर देता है, तमिलनाडु ने इस डैम के गेट खोल दिए। गेट खोलने से केरल का जो एरिया है ना उसमें बाढ़ आ गई। इसी प्रकार से दोनों जो स्टेट है ना समस्याओं का सामना करते रहते हैं। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में बात बताई जाती है। इसका निर्माण केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर किया गया था 1895 में, और तमिलनाडु गवर्नमेंट अपनी सिंचाई और बिजली उत्पादन की ज़रूरत के लिए इसका संचालन करते रहती है। केरल हमेशा सेफ्टी को लेकर के नया बांध बनाने पर जोर देता रहा, लेकिन तमिलनाडु इसका विरोध करता है और उसका कहना है कि अभी का जो बांध है वो मजबूत कंडीशन में है अभी। इसकी यदि हम हिस्ट्री की बात करें ना, तो पेरियार सिंचाई कार्य हेतु त्रावणकोर के महाराजा और भारत राज्य के सचिव के बीच में 29/10/1886 के बीच में 999 वर्ष के लिए एक पट्टा करारनामा हुआ था। 1970 के दूसरे समझौते के द्वारा तमिलनाडु को बिजली उत्पादन के काम की भी अनुमति प्रदान की गई। फिर 1880 से 95 के बीच में मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण किया गया। इसका पूर्ण जलाशय लेवल 152 फीट का है और ये 68,558 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई लाभ के लिए तमिलनाडु में बैगाई बेसिन को सुरंग के माध्यम से जल प्रदान करता है। 1979 में पेरियार डैम में कुछ डैमेज हुआ, इसके बारे में केरल प्रेस में रिपोर्टें आई थी। 25 नवंबर 1979 में CWC के अध्यक्ष ने केरल के सिंचाई और बिजली विभाग और तमिलनाडु के PWD के अधिकारियों के साथ बैठक करी और मुल्ला पेरियार बांध को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, कई सारे उपायों और दीर्घकालिक उपायों पर निर्णय लिया था। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर न्यूज़ आई है, मुल्ला पेरियार डैम का जो वाटर है उसको छोड़ दिया गया बिना ही वार्निंग के। अब ऐसे ही यदि आप छोड़ दोगे उसके पानी को, तो जो निचला एरिया है, डैम वाला एरिया है, वो सब बाढ़ से प्रभावित होने वाला। केरला प्रोटेस्ट अर्ली मॉर्निंग रिलीज फ्रॉम डैम। इसके अलावा केरल ने विरोध किया कि आपने इतने सुबह सुबह कैसे पानी छोड़ दिया तमिलनाडु को, ऐसा उन्होंने कहा। Residents of towns and villages downstream of the Mulla Periyar Dam in Kerala were caught unawares early on Tuesday as over 5,000 cubic of water released into the Periyar River from the reservoir, which reached the upper rule level of 142 feet at midnight। 142 फीट से यदि इसका वाटर लेवल अधिक होता है, ये क्या है, सेफ लेवल 142 का, यदि इसके ऊपर ये पानी का लेवल हो जाएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। इसी के चलते चलते इतना वाटर लेवल उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो केरल ने अब आरोप लगाया तमिलनाडु के ऊपर फॉर रिलीजिंग वाटर 8 odd hours without sufficient warning। The dam in Idukki district of Kerala is under the control of Tamil Nadu government।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फार्म फायर से लेकर के, जिसको हम स्टबल बर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ठंडी के टाइम में देखा जाए ना, तो जैसे ही धान की कटाई किसान करता है अपने खेत को तैयार करने के लिए, सबसे पहले वो धान का जो डंठल रहता है, जिसको नरवाई या फिर पराली कहते हैं, उसको जलाता है, ताकि खेत का जो अनावश्यक कचरा है वो जल जाए, घास वगैरह जल जाए, और जुताई वो जल्दी से चालू कर सके और फिर अगली फसल के लिए वो बुआई कर सके, क्योंकि उसके पास टाइम कम रहता है। अब गवर्नमेंट तो कहती है कि आप पराली को मत जलाइए, इससे वायु प्रदूषण होता है, लेकिन किसान के पास इससे सस्ता और अच्छा कोई विकल्प मौजूद ही नहीं रहता है। इसके चलते चलते उनको पराली जलाना पड़ता है। पहले क्या होता था, जो धान का पौधा रहता था उसको एकदम कम हाइट से किसान काटते थे हंसिया की सहायता से, इतनी इतनी हाइट से। आजकल हार्वेस्टर आ गई है तो वो काफ़ी ऊंचाई से काटने लगी है धान को, लगभग इतनी हाइट से। तो इसी के चलते चलते ना उनको पराली जलाना पड़ जाता है। यहाँ पर उसी से रिलेटेड न्यूज़ आई है कि फार्म फायर्स एडेड 14.6% टू सिटीज़ PM 2.5 इन नवंबर के महीने में PM 2.5, ये वायु प्रदूषण फैलाने वाले छोटे छोटे कण रहते हैं, तो इसमें योगदान रहा है फार्म फायर का 14.6%, सिटी का 2.5 पॉल्यूटेंट की यदि हम बात करें नवंबर के महीने में। तो स्टबल बर्निंग बीइंग सीजनल, इट्स कंट्रीब्यूशन टू दिल्ली पोल्यूशन लेजर ओवरऑल। और बात बताई जा रही है, यदि ओवरऑल आप देखोगे तो फार्म फायर का जो कंट्रीब्यूशन है उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन हम बात कर रहे हैं नेबरिंग स्टेट, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश, टू द डेली लेवल ऑफ PM 2.5, एक चीप पोल्यूटेंट रहा है दिल्ली का, वाज एज हाई एज 48% ऑन नवंबर 7 एंड एवरेज रहा 33.5 ड्यूरिंग द वीक आफ्टर दीपावली। तो इसके लेवल के बारे में बात बताई जा रही है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित कब रहा था, 7 नवंबर को, और एवरेज आप देखोगे ना तो इसकी जो मात्रा रही है वो 33.5% रही है ड्यूरिंग द वीक ऑफ आफ्टर दीपावली। दिस इज द सेम पीरियड व्हेन एयर पॉल्यूटेंट स्पाइक्ड इन द कैपिटल, नेशनल कैपिटल रीजन एंड सेवरल अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट। एवरेज कंट्रीब्यूशन यदि आप देखोगे स्टबल बर्निंग का, किधर, दिल्ली का PM 2.5 लेवल में नवंबर के महीने में, तो वो रहा एवरेज 14.6% का योगदान रहा। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट रन मॉनिटरिंग एजेंसी सफर, फुल फॉर्म होता सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन स्टबलिंग बर्निंग का किसका, PM 2.5 के मामले में दिल्ली में एक दिन का रहा था 58% 2018 में, 43% 2019 में और 46% 2020 में रहा था। तो आफ्टर इनिशियल कन्फ्यूजन ऑन नवंबर 15, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिप्रेजेंटिंग द central government had told Supreme Court on November 17 that the contribution of farm fires to Delhi's PM 2.5 count was about 35 से 40%। ठीक है, आइट साइड के एरिया में पराली जलाई जाती है, इससे PM 2.5 का जो प्रदूषण का लेवल है वो 35% से 40% हो जाता है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था। The annual contribution is usually far lesser since the burning of stubble is only a seasonal activity and not all year around। ध्यान ये रखना है कि स्टबल जो बर्निंग है पूरे साल भर देखने को नहीं मिलती है, वो ठंड के टाइम में कुछ महीने ही हमको देखने को मिलती है।
दो रीजन यहाँ पर बताए जाते हैं, दो टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड जो रहता है वो पराली जलाने वाला पीरियड रहता है दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में, ठीक है। सेकंड जो रीजन यहाँ पर बताया जाता है वो है ट्रांसपोर्ट को लेकर के। ट्रांसपोर्टेशन के चलते चलते भी यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है ड्यूरिंग द सेकंड स्पेल। इसको सेकंड स्पेल के नाम से जाना जाता है। मेन रीजन यदि आप देखोगे एयर पॉल्यूशन का तो वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडो गैंगटिक प्लान टू दिल्ली कंबाइंड विथ एक्सट्रीम कोल्ड एंड फॉगी कंडीशन। उसके साथ साथ में कोल्ड और फॉगी कंडीशन को भी आप ऐड कर दीजिए। इस साल की यदि आप बात करोगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव फायर काउंट इन अक्टूबर नवंबर, मतलब स्टबल बर्निंग सीजन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सफर डाटा इज अराउंड 77,000, द हाईएस्ट इन 4 ईयर्स। इतनी सारी घटनाएं देखने को मिली हैं स्टबल बर्निंग की। एक अच्छी न्यूज़ आई है हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड, ठीक है। आप भी मंदिरों में दान करने की अपेक्षा यदि किसी गरीब को वो पैसा देते हैं, उसकी गरीबी दूर हो सकती है या फिर उसको किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है, तो ज़रूर इस प्रकार के काम करिए, ठीक है। एक दलित लड़की थी, आईआईटी बीएचयू में वो एडमिशन नहीं ले पा रही थी, उसके पास पैसों की कमी जा रही थी। तो ये जो हाई कोर्ट के जज हैं दिनेश कुमार सिंह, इन्होंने उसको 15,000 रुपये प्रोवाइड किया ताकि वो यहाँ पर एडमिशन ले सके। ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। इन्होंने रेस्क्यू करा था दलित गर्ल को हु कुड नॉट सिक्योर एडमिशन टू द आईआईटी बीएचयू इन वाराणसी फॉर फेलिंग टू पे द फीस ऑफ 15,000 ड्यू टू ए फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाय हर फादर्स इलनेस। उसके पिता की तबीयत खराब होने के चलते चलते फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और वह एडमिशन नहीं ले पा रही थी। जस्टिस दिनेश कुमार ने कंट्रीब्यूट करा था 15,000 फॉर द एलोकेशन ऑफ द गर्ल्स सीट एंड हैंड ओवर टू द सम टू हर ऑन मंडे। इसके अलावा जस्टिस सिंह ने ये भी दिशा निर्देश जारी किया द जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी और आईआईटी बीएचयू को टू एडमिट द स्टूडेंट संस्कृति रंजन इनका नाम है टू द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स। 5 ईयर का कोर्स है इसका, डुअल डिग्री बैचलर एंड मास्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसके बाद ओमिक्रॉन कोरोना वायरस को लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, इसको लेकर के एक न्यूज़ आई है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। इसमें बताया गया है यदि हम बेड और ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें ना, तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने बताया है कि हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है। हॉस्पिटल में बेड की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया गया है 25,106 ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन मई 2021। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ नाउ अरेंज्ड फॉर 30,000 ऑक्सीजन बेड ऑफ विच अराउंड 10,000 आर आईसीयू बेड। अब क्या है, उन्होंने 30,000 ऑक्सीजन बेड को अरेंज करा है, विच अराउंड इसमें से आप देखोगे तो 10,000 आईसीयू बेड शामिल है। एडिशनली ही सेड 6,800 आईसीयू बेड्स विल बी रेडी बाई फरवरी 2022 विच विल ब्रिंग द कैपेसिटी ऑफ आईसीयू बेड्स अराउंड 17,000 आईसीयू बेड हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। आगे मेडिसिन स्टॉक की बात करी जाती है 270 वार्ड्स, ठीक है, 270 वार्ड्स के लिए बात करी जा रही है। 27,000 ऑक्सीजन बेड्स कैन बी अरेंज एट शॉर्ट नोटिस। दिस ब्रिंग अस टू ए टोटल ऑफ 63,800 बेड हो जाएंगे हमारे पास टोटल, विच वी हैव प्रिपेयर्ड और आर इन द प्रोग्रेस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड। तो आगे सब कैपेसिटी ही यहाँ पर बताई जाती है, तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की महामारी यदि आती है तो सबसे पहले बात आ जाती है कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी किस प्रकार की है। इसलिए दिल्ली की गवर्नमेंट है ना अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है,
वो है आर्मी से रिलेटेड। एडमिरल हरि कुमार बन गए हैं नेवी के चीफ। ही टेक्स ओवर एट ए टाइम व्हेन द फोर्स इज रिवाइजिंग इट्स पर्सपेक्टिव प्लान। ऐसे टाइम में इनकी ज्वाइनिंग हुई है जब जो फोर्स है ना वो रिवाइज कर रही है अपने जो पर्सपेक्टिव प्लान है उसको। एडमिरल आर हरि कुमार ऑन ट्यूसडे टुक चार्ज एज 25वें नंबर का चीफ ऑफ नवल स्टाफ फ्रॉम एडमिरल करमबीर सिंह हु रिटायर्ड आफ्टर 41 ईयर। इसके पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। एडमिरल करमबीर सिंह 41 साल की आयु के बाद ये रिटायर हो गए हैं। अब बन गए हैं हरि कुमार। कौन सी पोस्ट है इनकी? चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। It is matter of great honor for me to take charge as CNS. The Indian Navy focus is on national maritime interest and challenges. हमारी जो इंडियन नेवी है वो फोकस करती है किस में? नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट और चैलेंजेस पे। एडमिरल कुमार टेक्स ओवर at a time when the Navy is in the process of revising its 15-year maritime capability perspective plan to align it with the 10-year integrated capability development plan being formulated by the Department of Military Affairs। काफ़ी सारे चेंजेस हमारे एयरफोर्स में, नेवी में आने वाले हैं, उसी को लेकर के ये बात करी गई है। आगे इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात बताई जाती है। एडमिरल कुमार ग्रेजुएटेड हैं फ्रॉम जे स्क्वाड्रन में 61 कोर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में इन दिसंबर 1981। ठीक है। वाज कमीशन इनटू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द नेवी ऑन जनवरी 1, 1983। ये कब सेना में शामिल हुए थे उसके बारे में बात यहाँ पर बताई जाती है। ड्यूरिंग ए कैरियर स्पानिंग नियरली 39 ईयर्स he has served in variety of the command staff and instructional appointments। बहुत सारी पोस्ट पर इन्होंने काम करा था, जैसे कि कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स में। His sea command includes Indian Coast Guard ship C-01, INS निशंक, मिसाइल कोरवेटी INS कोरा एंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणवीर। इसमें एक वर्ड आया है रिनाउंस्ड, जिसका मतलब होता है त्याग करना या फिर छोड़ना। अगली न्यूज़ जो आई है वो हमारी बताती है कि कितने इंडियंस लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश की नागरिकता का त्याग किया है। तो 6 लाख इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप को त्यागा है या फिर छोड़ दिया है। 10,645 फॉरेनर्स लोगों ने अप्लाई किया है फॉर इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम 2016 से लेकर के 2020, ऐसा केंद्र सरकार का जवाब आया है। तो 6 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस ने रिनाउंस्ड किया है सिटीजनशिप को इन द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का डेटा सरकार के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ऐसी जानकारी दी है लोकसभा में ट्यूसडे के दिन। दिस ईयर टिल सितंबर आप देखोगे, ठीक है, 30 सितंबर तक 1,11,287 इंडियंस ने गेव अप किया है देयर सिटीजनशिप। द रीजन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस सरेंडिंग देयर सिटीजनशिप वाज नॉट स्टेटेड इन द रिप्लाई। इसका कारण गवर्नमेंट नहीं बता पाई है कि आखिर क्यों लोगों ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ा है। दाउ इन 2018 द MHA रिवाइज्ड फॉर्म XXII under citizenship rule for declaration of renunciation of citizenship, which for the first time included a column on circumstance reason due to which applicant intend to acquire foreign citizenship and renounce Indian citizenship। जब भी कोई व्यक्ति छोड़ता है अपने देश को की सिटीजनशिप को, तो उसमें उसको कारण भी लिखना पड़ता है। ऐसा कॉलम गवर्नमेंट ने अपने उसमें डाली थी, जो कागजात रहते हैं उसमें। यदि हम ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट को देखेंगे 2019 की, तो इंडिया जो है 2nd नंबर पर आता है, ओनली टू चाइना। पहले नंबर पर चाइना है, 2nd नंबर पर इंडिया है।
व्हेन इट केम टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स लिविंग द कंट्री, एज मैनी एज 7,000 हाई वर्थ इंडिविजुअल लेफ्ट इंडिया इन 2019। 7,000 लोगों ने हमारे देश को छोड़ा था।